क्लास 12th केमिस्ट्री हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24। ये आपके सामने जो पेपर है वो केवीएस फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और इसमें फर्स्ट बुक कंप्लीट और सेकंड बुक में ऑर्गेनिक के दो चैप्टर मींस एल्काइल एराइल हैलाइड एंड एल्कोहल फिनाल ईथर, इतने चैप्टर इंक्लूड हैं। इस पेपर को हम लोग दो तीन पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए में कुल 16 प्रॉब्लम्स हैं जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं और कुछ एसर्शन रीजन। इस वीडियो में हम लोग उस 16 प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सोल्यूशन को चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1। जर्कोनियम एंड हैफनियम हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज। आप लोगों ने एक टॉपिक डी ब्लॉक में पढ़ा हुआ है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंस। उसी कॉन्सिक्वेंस में एक पॉइंट आता है कि डी ब्लॉक में जो 4D और 5D के मेंबर्स होते हैं उनकी साइज एक जैसी होती है। उसी में ये मेंबर्स जर्कोनियम और हैफनियम आते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देयर साइज आर सेम। क्वेश्चन नंबर 2 है द solubility of gases in liquid decreases with rise in temperature because dissolution is n। जब किसी भी गैस को आप किसी लिक्विड के अंदर ऐड कर देते हो तो आप इस गैस की काइनेटिक एनर्जी को कम करते हो। और जब एनर्जी को कम करोगे तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रिलीज हो जाती है। और इसलिए जो प्रोसेस होगा वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक। और गैस को जिस तरीके से हम ऐड कर लेते हैं वैसे इसको एलिमिनेट भी कर लेते हैं, क्योंकि जब आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और वहां पे आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं जैसे राइज इन टेम्परेचर। तो आपने ली चैट्रियल प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि आप जब कोई भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और उसमें आप टेम्परेचर को राइज करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है, इसलिए ये रिवर्सिबल भी होगा। इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3। If the E naught cell of a given reaction has the negative value, then which of the following gives the correct relationship of the value of delta G naught and K equilibrium। तो आप जानते रहिए कि अगर कोई भी सेल वर्किंग होगा तो वर्किंग सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू आपने नेगेटिव कर दिया तो उस कंडीशन में जो सेल है वो वर्क नहीं करेगा। और जब सेल वर्क नहीं करेगा तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो। तो आपको चेक कर लेना है ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट कहाँ पे है। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहां पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दिया गया है मोर देन जीरो। अब यहाँ पे आ जाइए के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम का एक रिलेशन डेल्टा जी नॉट के साथ है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको ऊपर लिखना होता है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे। और जब आप कहते हो ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब होता है कि वहां पे जो रिएक्शंस है वो रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। और रिवर्स डायरेक्शन में चलने का मतलब हो गया कि वहां पे जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में। और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा कम और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा मोर। और उस कंडीशन में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी के इक्विलिब्रियम की वो एक से कम हो जाएगी। इसलिए जब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव तो वहां पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो डेल्टा जी नॉट सब में लेस देन जीरो 3 लिखा हुआ है उसमें कोई एक मोर देन जीरो होना चाहिए और के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें से कोई एक चेंज कर लोगे, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं हो सकता, इसके लिए ये वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन का नेचर शो करने के लिए जो भी दो कंपाउंड आप यूज करोगे उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। या फिर ऐसे दो केमिकल जिनका बिहेवियर एक जैसा होगा और उनको मिक्स करने के बाद यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इनके अंदर इंटरेक्शन जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इन दोनों के अंदर क्या होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं और दोनों सेम यानी कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। इस वजह से ये आइडियल बिहेवियर को शो करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? 1,3 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो, मतलब सब डाइक्लोरोबेंजीन है। अब डाइक्लोरोबेंजीन में जो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है उसमें क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ अटैच होगा तो दूसरा क्लोरीन यहाँ अटैच होगा, और ये एक बनाता है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। और जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होते हैं थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा थोड़ा सा बाकी कंपेयर में ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म अ कंपाउंड एस्पिरिन? यहाँ पे जो आप सैलिसिलिक एसिड यूज करते हो, सैलिसिलिक एसिड मतलब बेंजीन पे OH एंड COOH, और इसका रिएक्शन करा देते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो उस कंडीशन में इसके साथ रिएक्शन करके एस्पिरिन बनाता है। एस्पिरिन में OH का H हट जाएगा और इसके साथ अटैच हो जाता है COCH3, यानी इतना पार्ट, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट होगा वो इसके H के साथ मिलके एसिटिक एसिड बना लेता है, तो इसी को एस्पिरिन बोलते हैं। और इसके लिए आप जो यूज करोगे कंपाउंड वो होगा सैलिसिलिक एसिड, इसलिए आंसर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड? लिगेंड ऐसा कोई भी स्पीसीज होगा दैट हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इजिली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू द मेटल। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कोई ऐसा स्पीसीज तो नहीं है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो NH4 पॉजिटिव है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर रखा है, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बाइंड हो चुके हैं। इट मीन्स नाइट्रोजन डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन टू डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम, दैट्स व्हाई इट नेवर बिहेव एज अ लिगेंड, इसलिए आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द कैटलिस्ट? इट कैटलाइज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट, ये करेक्ट है। इट अल्टर द डेल्टा जी, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू को चेंज नहीं करता। इट इज अ सब्सटेंस दैट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये करेक्ट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अल्टर नहीं करता, बस इसको जल्दी से अटेंड करा देता है। इट प्रोवाइड एन अल्टरनेट मैकेनिज्म फॉर रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी करेक्ट है। ये इसको दूसरे पाथवे से प्रोसीड कराएगा जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। Which of the following statement is correct? The rate of a reaction decreases with passage of the time as the concentration of the reactant decrease. जब concentration of reactant decrease होगा तो rate of reaction भी decrease हो जाएगा, ये correct है। The rate of reaction is same at any time during the reaction, ये गलत है, हमेशा इसका रेट सेम नहीं रहता, टाइम के साथ डिक्रीज होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, ये भी गलत है, टेम्परेचर को चेंज करने से रेट चेंज होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट सही है। अगला मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे 4 अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं और इनको मैच कर देना, जिसमें पहला है प्रोमेथियम। प्रोमेथियम आपको पता है लेंथेनाइड का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अकेला रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड्स इसका सी हो जाएगा। सीरियम लेंथेनाइड में आता है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 स्टेबल होता है, बाकी का +3 स्टेबल होता है, तो इसका हो जाएगा लेंथेनाइड शोइंग द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ EU, ये आपका हो जाएगा +2 क्योंकि इसका जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 होता है। और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो कर लेता है अपने ऑक्साइड में जब वो बनाता है Mn2O7। तो ये अब देख लो आंसर कौन सा सही है, पहले का सी होना चाहिए, दूसरे का डी होना चाहिए, तीसरे का ए होना चाहिए, चौथे का बी होना चाहिए, तो ये आपको डी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन sp2x, ये CX होगा, सी इधर होना चाहिए, sp2CX बॉन्ड, यानी कार्बन हैलोजन के बीच में sp2 हाइब्रिडेशन बनना चाहिए, और एक कब बनेगा, जब यहाँ पे कार्बन जो हैलोजन कंटेनिंग है वो डबली बॉन्डेड होगा, और डबली बॉन्डेड जो कंडीशन आती है उसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक, जो विनाइलिक हैलाइड होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है,
हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हाफ लाइफ पीरियड जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं के इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। और इस रिलेशन में आपका कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आता, इसलिए जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इट इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ये भी गलत है। इंडिपेंडेंट टू ए, ये सही है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक एसर्शन रीजन है, जिसमें पहला है एल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। एल्कोहल मतलब हो गया CH3OH। जब यहाँ से आप O और H बॉन्ड को ब्रेक करते हो, H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर जाएगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और उस कंडीशन में ये बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। और जब आप CO बॉन्ड को ब्रेक कर देते हो तो ये OH माइनस के फॉर्म में बाहर गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तब ये बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे पहला कह रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों तरीके से बिहेव करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों तरीके से बिहेव करता है। द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन एल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ये गलत है, क्योंकि जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसलिए असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स। और ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, इससे पहले का सी सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पासेस फ्रॉम इट्स प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ मूव करता है। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट occurs फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट होता है, लेकिन वहां पे मूवमेंट किसका होगा? सॉल्यूट का होगा, सॉल्वेंट का नहीं होगा। मूवमेंट हमेशा डिफ्यूजन में सॉल्यूट सॉल्वेंट सबका होता है, लेकिन जो जहां पे ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ मूव करता है। तो हाई कंसंट्रेशन जिधर होगा वहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा, इसलिए सॉल्यूट ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ मूव करेगा, सॉल्वेंट कम कंसंट्रेशन वाले रीजन से ज्यादा की तरफ मूव करेगा, इसलिए ये गलत है और ये सही है। यहाँ पे ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी केवल एक ही है जो कम होती है, और वो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम क्यों होती है? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसलिए ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें assertion है दो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और इनको बोल रहा है बोथ आर रिड्यूसिंग इन नेचर। अब यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आएगा +2, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये भी आएगा +2, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 से +3 हम लोग कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना मतलब रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट तरह बिहेव कर सकते हैं। तो पहला जो एसर्शन है कि बोथ आर रिड्यूसिंग इन नेचर बिल्कुल करेक्ट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर डी ऑर्बिटल्स, इनके डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये रिड्यूसिंग नेचर का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आप लिख दोगे दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया सेक्शन ए जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के साथ आएंगे। चलिए आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।